हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाई फर्स्ट.com पर। जैसा कि हमने आपको बताया, इस टेस्ट सीरीज में सारे क्लास आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब है प्रत्येक चैप्टर से आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे वो आपको दिए जाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज को करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से समझ लें, आप सभी को कैसे क्लास करनी है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप क्लास में बैठें अपने साथ एक कॉपी और एक कलम रखना है। कॉपी और कलम इसलिए रखना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस क्लास के दौरान होंगे जिन्हें हम मौखिक आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको हम यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, ठीक है। हालांकि जो भी हम क्लास आपको कराएंगे ये सारे पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ के गए और सेम क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछा जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस लैंग्वेज में आपसे पूछा ही नहीं गया है, उसको घुमा फिरा दिया गया है और ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर इस सीरीज में ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की है, ताकि हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि अगर एक क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन बनते हैं, मीन्स एक क्वेश्चन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको कवर की हैं, आपको बताई गई हैं, ठीक है। बस आप सभी को मेहनत के साथ और लगन के साथ सेशन को अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, आपको आंसर करना है। यहाँ पर बताइएगा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर आपसे सवाल क्या किया गया है। इसमें पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। पूछा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। बट अभी हम आपको समझाएंगे कि इससे और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है परम 8000। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो डेवलप किया गया है वो सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया है, मीन्स सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एक संस्था है जो कि पुणे में स्थापित है और ये 1991 में डेवलप किया गया है। तो याद रखना है, परम सुपर कंप्यूटर 1991 में सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया है। और पहला सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? परम 8, ठीक है। परम 8000 ये पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, इसको याद रखना है। देखिए परम नाम की एक सीरीज है सुपर कंप्यूटर की। तो जितने भी परम नाम से कंप्यूटर आते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर सीडैक के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि परम 8000 की बात करें तो ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। एंड इसके बाद में परम 8600, ठीक है, याद रखना है। 8000 के बाद में 8600 आया, इसके बाद में परम 9000 आया, फिर परम 10000 आया, परम पद्मा नाम से आया, परम युवा नाम से आया, फिर युवा सेकेंड आया, एंड इसके बाद परम ईशान आया, ब्रह्मा, सिद्धि, शिवाय और संगणक आया। तो ये सारे जो कंप्यूटर हैं, जो सुपर कंप्यूटर हैं, ये सब परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं, जिनको डेवलप करने का काम कौन करता है? सीडैक के द्वारा इनको डेवलप किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए है, जैसा कि अगर आपसे कभी भी पूछें या कोई क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा फुगाकू। याद रखना है ये पॉइंट, फुगाकू जो है वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड कितनी है? 415 पेटा फ्लॉप्स स्पीड है, ठीक है। 415 पेटा फ्लॉप्स, फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है ना। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। यही अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रत्यूष। याद रखना है, प्रत्यूष जो है वो इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड है 4.8 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है, ये याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, ये वैसे तो दो कंप्यूटर एक साथ मिला करके यहाँ पर ये काम करते हैं। बट यहाँ पर जो स्पीड हमने दी है 4.8 पेटाफ्लॉप्स, केवल प्रत्यूष की दी है। कई बार आप अगर देखेंगे तो प्रत्यूष की जो स्पीड आती है वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स दिखाई जाती है। बट ये जो 6.8 पेटाफ्लॉप्स स्पीड है,
ये प्रत्यूष और इसके साथ में एक और सुपर कंप्यूटर काम करता है जिसका नाम है मिहिर। तो इन दोनों को मिला करके जो इसकी स्पीड होती है वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी एक रीजन है, जैसा कि अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रत्यूष की स्पीड है वो कितनी है, याद रखना है, केवल प्रत्यूष की जब भी स्पीड पूछें तो इसकी स्पीड होगी 4.8 पेटाफ्लॉप्स। और जो मिहिर कंप्यूटर है इसकी स्पीड कितनी है, 2.0 पेटाफ्लॉप्स। तो इन दोनों की स्पीड मिलाकर के कितना हो गया, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। तो कई बार जब आप प्रत्यूष की स्पीड देखते हैं तो वहाँ पर 6.8 पेटाफ्लॉप्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों की स्पीड होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। और ये जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है इसकी स्थापना कहाँ हुई, मीन्स कहाँ इस समय एस्टेब्लिश्ड है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसको कहते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पर ये दोनों कंप्यूटर प्रत्यूष और मिहिर एक साथ काम करते हैं जिनकी स्पीड है 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। एक और कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर को एक और स्थान पर लगाया गया है और ये है आपका NCMRWF, मीन्स नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र नोएडा में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये मौसम वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया गया है नोएडा में और जो आपका पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो याद रखना है 2 स्थानों पर इसको स्थापित किया गया है। और ये प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर केवल अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ में मिहिर सुपर कंप्यूटर भी कार्य करता है, ठीक है। और दोनों की जो स्पीड है वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, बट केवल प्रत्यूष की 4.8 पेटाफ्लॉप्स है और केवल मिहिर की 2.0 पेटाफ्लॉप्स है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो अगर आपने इस चीज़ों को समझा है अच्छे से तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 100% आप उसका जवाब बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी के साथ दे पाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है ना। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैश मेमोरी होता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अ CPU कैश इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक हार्डवेयर कैश है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ऑफ ए कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी कि जो कंप्यूटर मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ए कैश इज ए स्मॉलर फास्टर मेमोरी लोकेटेड क्लोजर टू ए प्रोसेसर कोर। यानी कि ये जो कैश मेमोरी होती है बहुत ही छोटी होती है, स्मॉलर होती है एंड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और ये होती कहाँ पर है, लोकेटेड क्लोजर टू ए प्रोसेसर कोर, प्रोसेसर के पास में ये होती है विच स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैन मेमोरी लोकेशन। यानी कि जो मैन मेमोरी से डेटा यूज किया जाता है CPU के द्वारा या प्रोसेसर के द्वारा, उसकी ये कॉपी ये अपने पास रख लेता है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी कभी यहाँ पर ऑप्शन में रजिस्टर दिया हो, जब कभी ऑप्शन में रजिस्टर दिया हो तब आपका आंसर रजिस्टर करेक्ट हो जाएगा, तब आपका कैश मेमोरी सही नहीं होगा। जब रजिस्टर दिया होगा तो रजिस्टर सही होगा, जब रजिस्टर ना दिया हो, कैश मेमोरी दिया हो, तब आपका कैश मेमोरी होगा। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करते हैं, मीन्स जब आप कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं, जैसे मान लिया कि आपका कोई डेटा है जो आपकी हार्ड डिस्क में है ना, कोई डेटा आपका है जो कहाँ है, आपकी हार्ड डिस्क में है। और ये जो डेटा है आपकी हार्ड डिस्क में भी हो सकता है कि आपकी पेन ड्राइव में हो सकता है आप इंटरनेट से कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हो। अब जैसे ही आपने अपनी हार्ड डिस्क में जो डेटा है उस पर डबल क्लिक किया तो वो डेटा आपका कहाँ आएगा, सीधे रैम में आ जाएगा। यानी कि जब आप डबल क्लिक कर देते हैं तो वो डेटा आपका कहाँ आ जाता है, रैम के अंदर आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है, जो कि एक मैन मेमोरी है आपके कंप्यूटर की। अब रैम से वो डेटा कहाँ जाएगा, कैश मेमोरी में जाएगा। यहाँ से वो डेटा आपका कैश में पहुँचेगा, कैश मेमोरी से वो डेटा कहाँ जाएगा, कैश मेमोरी से वो डेटा आपके CPU में आएगा, आपके प्रोसेसर के पास आएगा, ठीक है। CPU में भी वो डेटा कहाँ पर होता है, एक रजिस्टर होता है CPU में MBR करके, MVR, MBR और MDR,
एक रजिस्टर का नाम होता है, जैसे मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं या मेमोरी डेटा रजिस्टर भी नाम दिया जाता है। यहाँ आता है, इसके बाद फिर प्रोसेसर तक वो पहुँचता है और वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलता है जो कि आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब रजिस्टर दिया हो तब रजिस्टर सही हो जाएगा और जब कैश मेमोरी दिया हो तो कैश मेमोरी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका लॉजिक क्या है, यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, ठीक है। मान लिया कि आपके कंप्यूटर में एक पीपीटी की फाइल पड़ी है या आपकी पेन ड्राइव में एक पीपीटी की फाइल है। आपने अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया और जैसे ही कंप्यूटर में लगाया तो आपको आपकी जो डिस्क है वो दिखाई दी, वहाँ पर आपने डबल क्लिक किया और फाइल आपको दिखाई दे गई। फाइल पे डबल क्लिक किया, जैसे ही फाइल पे आपने डबल क्लिक किया वो फाइल आपकी पेन ड्राइव से उठ करके, मान लिया आपकी पेन ड्राइव थी तो, या फिर आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, तो पेन ड्राइव से वो फाइल अब आपके रैम में आ चुकी है, ठीक है। अब रैम से वो फाइल कहाँ जाएगी, कैश में जाएगी, कैश से फिर सीपीयू के पास जाएगी। तो कैश क्या करता है, जो भी रैम से डेटा सीपीयू तक जाता है उसकी एक फाइल कैश अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी सीपीयू को उस फाइल की आवश्यकता होती है, उस डेटा की आवश्यकता होती है, तो कैश मेमोरी से वो डेटा सीपीयू एक्सेस कर लेगा। यानी कि मान लिया कि यहाँ से आपने कोई फाइल, यहाँ पर किसी फाइल पे डबल क्लिक किया जो कि रैम में आई, रैम से कैश में गई, कैश से सीपीयू के पास गई। अब दोबारा उस फाइल की आवश्यकता है सीपीयू की, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कैश को चेक करेगा, अगर कैश में मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो आगे जाएगा। और कैश में ही अगर मिल गई तो यहाँ से कम समय लगा उसको एक्सेस करने में कंपेयर देन रैम, है ना, क्योंकि रैम थोड़ा दूर है तो रैम तक जाने में उसको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए कैश से ही उठा ली क्योंकि कैश में उसको मिल गई। तो इसलिए कैश मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है, जो कि रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रजिस्टर को फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब रजिस्टर दिया हो तो उसको एक्सेस करने में कम समय लगेगा, क्योंकि कैश मेमोरी के बाद में जो डेटा सीपीयू तक जाता है तो वहाँ पर एक एमबीआर और एमडीआर करके रजिस्टर दिया होता है, उसमें जाता है। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछें तो आपको याद रखना है, एमबीआर का मतलब क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, तो एक रजिस्टर लगा होता है, इस रजिस्टर में वो डेटा जाता है और इसके बाद फिर प्रोसेसर तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो रजिस्टर होता है इसको एक्सेस करने में कम समय लगता है, क्योंकि ये आपके सीपीयू के पास ही होता है ना। तो यहाँ कैश के बाद रजिस्टर में पहुंचेगा, एमबीआर रजिस्टर में पहुंचेगा और उसके बाद सीपीयू के पास पहुंचेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, इसका नाम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। जैसे आपने देखा होगा बफरिंग होती है, जब आपने अधिकांश फील किया होगा, जब आप ऑनलाइन किसी मूवी को देखते हैं या कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बफरिंग होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लिया, पहले नॉर्मल हम आपको समझाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में कोई आपकी मूवी पड़ी है, कोई पेन ड्राइव में मूवी पड़ी है और आपने उस मूवी पे डबल क्लिक किया और आपने देखना शुरू कर दिया, मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जा रहा है, रैम से कैश में जा रहा है, कैश से एमबीआर में जा रहा है और एमबीआर से प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद में आपको आउटपुट मिल रहा है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा है और सीधे वो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है और आपको डेटा मिल रहा है। लेकिन यही जब आप किसी मूवी को इंटरनेट से देखते हैं, है ना, ऑनलाइन अगर आप देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं या फिर यूट्यूब से देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट की जो स्पीड है अगर आपको सही नहीं मिल पाती है तो बफरिंग होने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो डेटा आप इंटरनेट से, पहले तो आपके कंप्यूटर इंटरनेट से उस डेटा को डाउनलोड करेगा, है ना, और उस डेटा को क्या करेगा, सीधे रैम में लेकर आएगा। अभी तो हार्ड डिस्क था तो सीधे हार्ड डिस्क से डेटा को उठा लिया, बट अभी क्या है, इंटरनेट से डेटा को उठाया जा रहा है और ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर। अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे ये डेटा को उठाकर लाएगा, और जब डेटा को धीरे धीरे उठाकर लाएगा तो रैम के पास आएगा, रैम से कैश में जाएगा, कैश से एमबीआर में जाएगा। अब एमबीआर जो मेमोरी है, यानी कि एमबीआर जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का भी अपना एक साइज होता है। तो यहाँ पर मान लिया जब तक ये रजिस्टर पूरा फिल नहीं हो जाएगा, है ना, इसमें डेटा कंप्लीट आ नहीं जाएगा, तब तक ये डेटा सीपीयू को नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड कम है इसलिए डेटा धीरे धीरे आ रहा है और ये धीरे धीरे भरेगा एमबीआर रजिस्टर, तो यहाँ पर उसको डेटा मिलेगा नहीं, और जब डेटा इसको मिलेगा नहीं तो आपको बफरिंग दिखाई देती है, यानी कि एमबीआर रजिस्टर अभी भरा ही नहीं, डेटा इसको बहुत स्लोली मिल रहा है, इसलिए इसने डेटा भेजा नहीं आगे। और अगर आप आगे भेजेगा नहीं तो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, बफरिंग दिखाई देगी, है ना। जैसे ही दोबारा से डेटा, अब ये धीरे धीरे डेटा आएगा और एमबीआर रजिस्टर जैसे जैसे भरेगा, तो जैसे ही एक बार भर जाएगा फिर से ये डेटा सीपीयू को पहुंचा देगा और सीपीयू उसको प्रोसेस करके आपको मॉनिटर पर दिखा देगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए फिर से आपकी मूवी स्टार्ट हो जाएगी, और चूंकि डेटा उतना ही धीरे धीरे आ रहा है तो अभी फिर से टाइम लग रहा है यहाँ पर डेटा फिल होने में, तो दोबारा से फिर से क्या होता है, बफरिंग होने लगती है।
है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके स्पीड पर, और ये बफरिंग का कारण ये है कि जो MBR रजिस्टर होता है इसको डेटा पूरा कंप्लीट जल्दी से मिल नहीं पाता है, इसलिए बफरिंग आपको दिखाई देती है आपके मॉनिटर पर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैश मेमोरी और MBR में क्या फ़र्क है। और जब भी MBR यानी कि रजिस्टर का नाम दिया गया हो और ये पूछा गया हो कि कौन सी CPU के नज़दीक होती है, तब आपका रजिस्टर हो जाएगा। बट ये ना दिया गया हो, केवल कैश दिया गया हो, तब आपका आंसर कैश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अब आपको बताना है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसे कहते हैं टेराबाइट। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट होता है। MB का मतलब मेगाबाइट होता है। TB का मतलब क्या होता है, टेराबाइट होता है। GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है। और KB का मतलब क्या होता है, किलोबाइट होता है। ठीक है, ये पूरी मेमोरी जो यूनिट है हम आपको अलग से समझा देंगे, ठीक है, विस्तार से, ताकि ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ये भी क्लियर हो जाए। तो अभी आपको याद रखना है यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें जो TB है यानी कि टेराबाइट है सबसे बड़ी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क। गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट का, माउस का, ELU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, या फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो गणना कार्य करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ये आपको आंसर करना है। और इसमें सही जवाब होगा ALU। ध्यान रखना है जो आपका CPU है इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, है ना। CPU के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है जिसको कहते हैं CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है MU जिसको कहते हैं मेमोरी यूनिट, और तीसरा होता है ELU जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, याद रखना है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ELU का फुल फॉर्म। इसका कार्य क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि जो आपकी गणितीय गणनाएं हैं और आपके जो लॉजिकल गणनाएं हैं इनको करता है, यानी कि ये आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। कौन, ELU, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD। निम्न में से DVD से ज़्यादा डेटा किस में स्टोर होता है, ये बताना है। जो भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि DVD से ज़्यादा डेटा किस में स्टोर होता है। CD-ROM में होता है, फ्लॉपी में होता है, ब्लू रे डिस्क में होता है, या नन ऑफ दीज जिसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ब्लू रे डिस्क में डेटा DVD से ज़्यादा स्टोर होता है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो सिंगल लेयर की डिस्क होती है उसमें 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो डुअल लेयर की डिस्क होती है उसमें 50 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि 50 GB डेटा किस में आ सकता है, जो ब्लू रे डिस्क की डुअल लेयर डिस्क है उसमें, और जो सिंगल लेयर है उसमें 25 GB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। प्रोसेस किए गए डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, ऐसा डेटा जो प्रोसेस हो चुका है, कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया है, अब प्रोसेस होने के बाद आपको वो डेटा मिल गया है, उस डेटा के सेट को क्या कहेंगे, उस समूह को क्या कहेंगे, डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, या इंफॉर्मेशन। तो सही जवाब है इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपने कोई भी इनपुट दिया है, कोई आपने इनपुट दिया है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेस होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको आउटपुट का नाम दिया जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन का भी नाम देते हैं। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, आपको जो आउटपुट मिला है, जो रिजल्ट आपको दिखा है, उस रिजल्ट को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और जो इनपुट आप देते हैं उसे हम रॉ डेटा बोलते हैं, यानी कि वो ऐसा डेटा होता है जो आपके काम का नहीं होता है, और उस डेटा को इनपुट के रूप में हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जहां पर प्रोसेसर हमारा प्रोसेस करता है, एंड इसके बाद आपको आउटपुट दिखाता है जिससे आप इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है डैश हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन दी कंप्यूटर। हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग होती है, कौन सी है, रैम, VIOS, हार्ड डिस्क, या फिर कैश मेमोरी। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पे सही जवाब है कैश मेमोरी। जैसा कि हमने आपको बताया कैश मेमोरी स्मॉल होती है बट फास्ट होती है, तेज होती है। तो हाई स्पीड मेमोरी होती है आपकी कैश, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDSEC। IDSEC का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होता है इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। IDSEC का फुल फॉर्म होता है, और इसको डेवलप किसने किया है,
मॉरिस विल्कीज ने इसको 1949 में डेवलप किया है। 1949 में मॉरिस विल्कीज ने इसको डेवलप किया, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, ये बताना है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। देखिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे लेवल भी हाई होता चला जाएगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, है ना। किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिपल सी में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, या जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर कौन सा है, यूनिवैक है, यानी कि यूनिवैक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर है या व्यावसायिक कंप्यूटर है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको डेवलप किया है जॉन प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉसली ने 1951 में। 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया है जॉन प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉसली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ VIOS। VIOS किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बताइएगा। BIOS किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे सही जवाब है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है आपका VIOS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो याद रखना है VIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन कंप्यूटिंग VIOS इज फर्मवेयर यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस and to provide runtime services for operating system and programs. The VIOS firmware comes pre-installed on a personal computer's system board and it is the first software to run when powered on. VIOS एक फर्मवेयर है और फर्मवेयर का मतलब है कि पहले से ही इंस्टॉल कर दिया गया है। ये कहाँ पर होता है ये भी समझ लो। देखिए आपके रोम के अंदर, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम के अंदर VIOS होता है, जिससे फर्मवेयर का नाम देते हैं। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल कर दिया गया होता है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तब, ठीक है। तो ये प्री इंस्टॉल्ड होता है और इसका वर्क क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो ये पहला प्रोग्राम होता है, ये फर्स्ट प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर का जो रन होता है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं या बूट करते हैं तब, ठीक है। तो याद रखना है VIOS एक फर्मवेयर है जो कि प्री इंस्टॉल होता है, पहले से ही इंस्टॉल कर दिया गया होता है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तब, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, VIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज USB। आपका जो USB है किस प्रकार की डिवाइस है, क्या ये प्राइमरी डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर इसमें से या फिर बोथ V एंड C, मतलब दोनों। तो V जो आपका USB है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, इसलिए आप बोल सकते हैं बोथ V एंड C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका USB है, ये USB केवल दोनों काम करता है, डेटा को इनपुट भी करता है और डेटा को आउटपुट भी करता है ना। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा राइट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं USB केबल आपके सामने है, ये USB है और ये USB पोर्ट है जहाँ पर आप USB कनेक्ट करते हैं, मीन्स लगाते हैं, है ना। USB को USB पोर्ट में ही लगाते हैं, USB पोर्ट आपके कंप्यूटर पर आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB पोर्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4 पिन होती है ना। USB पोर्ट में टोटल 4 पिन होती हैं, आप देख सकते हैं। और USB केबल में 4 या 9 तार होती हैं। जो USB केबल होती है उसके अंदर 4 या 9 तार आपको मिलेंगे और ये जो 5 पॉइंट आपको मिलते हैं, जो 5 पिन आप देख रहे हैं आपके USB पोर्ट में, इसमें जो पहला पिन होता है ये 5 वोल्ट का करंट होता है इसके अंदर। दूसरा वाला जो होता है डाटा रिसीवर होता है, यानी कि डाटा को रिसीव करता है। तीसरा जो होता है डाटा को सेंड करता है, डाटा भेजता है। और चौथा जो होता है ये ग्राउंडेड या न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना है। 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है आपके USB पोर्ट में। पहला 5 वोल्ट का करंट होता है, दूसरा डेटा को रिसीव करता है, तीसरा डेटा को सेंड करता है और चौथा ग्राउंडेड या न्यूट्रल होता है ना। चलिए अब एक पॉइंट और याद रखना है, USB केबल में जैसा कि हमने आपको बताया 4 या 9 तार होते हैं। USB जो केबल होती है ना, इसमें जो केबल पड़ी होती है इसके अंदर 4 तार मिलेंगे या 9 तार मीन्स वायर आपको मिलेंगे। और इसकी जो पिन की संख्या होती है, तो 4 पिन की संख्या जो अभी हमने आपको बताया USB केबल 4 पिन की होती है। 5 पिन की भी USB केबल होती है जो अधिकांश OTG वगैरह में होती है। 9 पिन का भी होती है, 11 पिन और 24 पिन तक आपकी जो पिन होती हैं USB में वो आपको दिखाई देती हैं। तो 4 पिन, 5 पिन, 9 पिन, 11 पिन और 24 पिन तक इसमें होती हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट ऑडियो डाटा इनटू डिजिटल डाटा। कौन सा डिवाइस ऑडियो डाटा को डिजिटल डाटा में बदलता है? हेडफोन, माइक्रोफोन, साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर सही जवाब है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या करता है? आपके ऑडियो डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका है साउंड कार्ड। द टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड स्टोर ये टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को बनाने, परिवर्तित करने तथा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टेक्स्ट एडिटर होता है इसका ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को बना सकें या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें या उसको स्टोर कर सकें। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और टेक्स्ट एडिटर होता क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, आपने नोट पैड का नाम सुना होगा। नोट पैड भी आपका एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। A computer system can have more than one web browser installed at the same time। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से अधिक वेब ब्राउजर को इंस्टॉल करके रख सकता है। क्या ये सही है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा भी आप वेब ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा भी, जैसे आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि मोजिला फायरफॉक्स भी हो या फिर गूगल आपका हो, यानी कि गूगल क्रोम भी आपके पास हो, या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो। तो ऐसे कई सारे आप वेब ब्राउजर अलग अलग इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पीसी में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? स्वतंत्र रूप से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको संशोधित भी कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा OSS, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी मेन फाइल होती है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कोई भी बदलाव आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोग्राम इज रन बाय द BIOS व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन विच ट्राइज टू नो इफ ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज वर्किंग प्रॉपरली। मीन्स कंप्यूटर चालू करने पर BIOS द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया है CMOS, पोस्ट, DMOS या फिर नन ऑफ दिच। इसमें कौन सा राइट हो सकता है? यहाँ पे सही जवाब है POST, पोस्ट। याद रखना है, पोस्ट यहाँ पर होगा आपका सही जवाब। देखिए पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज ए प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर रूटीन immediately after a computer or other digital electronic device is powered on। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है जो फर्मवेयर के द्वारा चलाया जाता है जिसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज ए प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर रूटीन, यानी कि फर्मवेयर द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर है या ये प्रोग्राम है चलाया जाता है सबसे पहले जब अपने कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, जिसका नाम है पोस्ट, जिसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। और यह जानने की कोशिश करता है कि आपके कंप्यूटर के सभी घटक सही से कार्य करते हैं या फिर नहीं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विच इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज। निम्न में से कौन सी सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? टच पैड है, टच स्क्रीन है, माउस है या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, माउस। माउस जो है वो सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम देते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम देते हैं माउस को। हालांकि माउस आपकी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से आप कोई डेटा कंप्यूटर तक भेजते हैं वो डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस को पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा माउस का पॉइंटर भी होता है, मीन्स जो एरो आपको दिखाई देता है माउस का, तो इससे आप क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। यानी कि अगर कहीं किसी स्थान पर आपको क्लिक करना है तो इस एरो से ही पता चलता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पे क्लिक करना है। तो इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम दिया जाता है। और सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस आपकी है माउस। बाकी टच स्क्रीन, टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस है, बट सबसे कॉमन की बात करें तो आपका माउस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज मोनोक्रोम।
यानी कि मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर है, एलसीडी में आता है या फिर सीआरटी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है, या नन ऑफ दीज। मोनोक्रोम की बात की गई है, यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर है, और यहाँ पे सही जवाब होगा सीआरटी मॉनिटर है। ठीक है, क्या है, सीआरटी मॉनिटर है आपका। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ मॉनिटर भी आपके सामने है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। सीआरटी जो मॉनिटर है ये कैथोड रे ट्यूब होता है। इसमें जो आपने देखा होगा पहले जो पुराने मॉनिटर थे, है ना, पुराने जो बड़े से मॉनिटर थे कंप्यूटर के, आपने देखा होगा वो कैथोड रे ट्यूब उसमें हुआ करता था, जो कि सीआरटी मॉनिटर थे पुराने। इसके बाद एलसीडी मॉनिटर होते हैं, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद में एलईडी मॉनिटर आ गए हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोलते हैं। ओएलईडी मॉनिटर भी आ गए हैं, है ना, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, और प्लाज्मा मॉनिटर भी आ गए हैं। तो ये अलग अलग टाइप है मॉनिटर के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का मतलब है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर एक सीपीयू देख सकते हैं जो कि आपके सामने कैबिनेट है, और इस यहाँ पर जो पीछे इसके देख रहे हैं फैन सा लगा होता है ना, यहाँ पे जो फैन लगा होता है, जैसा यहाँ पे फैन आपको दिखाया गया है, तो ये पूरा जो बॉक्स होता है इसको एसएमपीएस का नाम देते हैं, इसे एसएमपीएस कहा जाता है। इसका मतलब है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, है ना। यहाँ पर आप पावर देते हैं, जो भी आप पावर देते हैं वो यहाँ से देते हैं, उसके बाद ये पावर अंदर जाती है आपके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, वहाँ पर पावर मिलती है। तो ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। इसका मेन काम क्या है कि जो आपकी पावर होती है वो कैसा करंट होता है, एसी अल्टरनेटिव करंट होता है ना। और यहाँ पर जो आपकी डिवाइस है, जो आपका कंप्यूटर है, इस किस करंट से चलता है, ये डीसी करंट से चलता है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब क्या होता है, जो बिजली होती है आपके घरों में वो कैसी होती है, एसी करंट होता है, उसका अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी इसका मतलब डायरेक्ट करंट होता है। तो हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा कंप्यूटर है, ये डायरेक्ट करंट से चलता है ना। और ये कौन चेंज करता है, एसएमपीएस जो होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो होता है, ये कन्वर्ट कर देता है एसी से डीसी में। ठीक है, उसके बाद में जो भी कंपोनेंट्स हैं वहां तक जो है करंट पहुंचता है। और यहाँ पर आपको बताना है इन विच ईयर डीवीडी स्टार्ट, डीवीडी की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीवीडी की शुरुआत किस वर्ष हुई, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है 1995 में डीवीडी की शुरुआत हुई। और डीवीडी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो इसका मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों हो सकते हैं, आपको जो भी ऑप्शन मिले, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द डीवीडी इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, इसको डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995 एंड रिलीज्ड इन लेट 1996। ये डेवलप कब हुई थी, 1995 में, और इसको रिलीज कब किया गया था, 1996 के अंत में इसको रिलीज किया गया था। द मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा एंड वाज वाइडली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर एंड अदर कंप्यूटर फाइल्स, है ना। इसका जो माध्यम है, इसमें आप किसी भी प्रकार का डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं, एंड वाइडली जो इसका यूज होता है वो सॉफ्टवेयर एंड अदर कंप्यूटर फाइल्स एज वेल एज वीडियो प्रोग्राम्स आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो वेट है वो 16 ग्राम का होता है, और मीडिया टाइप है इसका ऑप्टिकल डिस्क। तो आप इस डीवीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यूजेज क्या है, डेटा स्टोरेज डिवाइस से फिल्म वगैरह इसमें जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। डेवलप बाई सोनी कॉर्पोरेशन, है ना, पैनासोनिक, तोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो डेवलप की गई है ये सोनी कॉर्पोरेशन, पैनासोनिक, तोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और ये रिलीज हुई थी 1996 के अंत में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरीफेरल डिवाइस। पूछा है कि निम्न में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, माउस, मदरबोर्ड या फिर स्पीकर। इसमें से क्या बताना है, कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा मदरबोर्ड। देखिए हम आपको समझाते हैं जो पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं। एक आपका कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर में जो भी डिवाइस आप बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस जो आप जोड़ते हैं, उन एक्सटर्नल डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। ओके, तो देखिए प्रिंटर को भी आप कंप्यूटर से बाहर जोड़ते हैं, ये बाहर से अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीफेरल डिवाइसेस का नाम देंगे इसको। माउस को भी हम बाहर से जोड़ते हैं, स्पीकर को भी हम बाहर से जोड़ते हैं, लेकिन मदरबोर्ड जो होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। तो मदरबोर्ड जो है आपका ये एक्सटर्नल पार्ट नहीं है आपके कंप्यूटर का,
इसलिए मदरबोर्ड यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेज में शामिल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेज का मतलब है ऐसी बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे डिवाइसेज जो अपने कंप्यूटर में आप बाहर से जोड़ देते हैं, उनको एक नाम दिया गया है पेरिफेरल डिवाइसेज। तो याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ। आपको बताना है ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया या किसने किया, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, एरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इन मई 1998 में द ब्लूटूथ SIG यानी कि स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप वाज लॉन्च्ड विद IBM एंड एरिक्सन। ठीक है, यानी कि इसको IBM और एरिक्सन के द्वारा लॉन्च किया गया था एज द फाउंडिंग सिग्नेटरीज एंड ए टोटल ऑफ 5 मेंबर्स। इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे जिसमें एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशिबा एंड IBM शामिल थे। ठीक है, द फर्स्ट कंज्यूमर ब्लूटूथ डिवाइस वाज लॉन्च्ड इन 1999। पहली जो ब्लूटूथ डिवाइस थी उसको 1999 में लॉन्च किया गया था। फिजिकली जो इसकी रेंज है ब्लूटूथ की वो क्या है, टाइपली लेस दैन 10 मीटर 33 फीट, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो अधिकांश मैक्सिमम 10 मीटर तक ये कनेक्ट हो सकता है या 33 फीट तक ये कनेक्ट हो सकता है। डेवलप्ड बाई ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। लेकिन इसमें जो मेन रोल है वो एरिक्सन और IBM का है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। कैसा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में पैन भी बोलते हैं। अब कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका ब्लूटूथ होता है इसमें किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो इसमें पैन नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है आपके ब्लूटूथ में, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है या 33 फीट होती है। और अधिकांश से पूछा गया है कि किसने इसका आविष्कार किया, तो अधिकांश आपको आंसर मिलता है एरिक्सन। याद रखना है, तो एरिक्सन एक कंपनी है ना, एरिक्सन क्या है, एक कंपनी है। और एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, टोशिबा एंड IBM इन सभी ने मिलकर इसको डेवलप किया है। SIG टीम यानी कि स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने इसको डेवलप किया है, बट अधिकांश जो इसमें रोल है वो एरिक्सन और IBM का है। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन दिया होता है उसमें अगर एरिक्सन का भी आपको ना मिले, IBM मिले, तो आप ये भी करेक्ट कर सकते हैं, बट अधिकांश एरिक्सन ही आंसर में होता है और एरिक्सन ही ऑप्शन में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो एरिक्सन एक कंपनी है, बट अगर कभी भी पूछे कि कौन पर्सन था, उस पर्सन का नाम बताओ जिसने इसको डेवलप किया है, तो याद रखना है ये पर्सन था जॉब हार्टसेन। ठीक है, इनका नाम था जॉब हार्टसेन और ये कंट्री कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। तो जॉब हार्टसेन जो कि नीदरलैंड के थे, एक एरिक्सन कंपनी में काम करते थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की। एरिक्सन कंपनी में कौन था, जेब हार्टसेन, जो कि नीदरलैंड के थे। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूटिलिटी यूज्ड टू इंक्रीज द एक्सेस स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है, बताइए। डिस्क क्लीनअप कहते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर कहते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को क्या नाम देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है और कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 इमेज आपके सामने रखी है। अब जैसे आपकी जो हार्ड डिस्क है, जब आपकी हार्ड डिस्क में अभी कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक हार्ड डिस्क है, मान लेते हैं एक आपके पास ब्लैंक हार्ड डिस्क है, और जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डालते हैं या उस पर कोई फाइल आप अपलोड करते हैं या फाइल आप वहाँ पर स्टोर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो फाइल एक सिक्वेंशियल वे में आपकी डिस्क में स्टोर होने लगती है। जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें वो फाइल स्टोर होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में दिखाया गया है एक फाइल है यहाँ पर स्टोर की गई है। तो पहले येलो कलर की एक फाइल यहाँ पे स्टोर हो गई है, आप कोई फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये येलो कलर में आपकी एक PPT फाइल है जो आपने यहाँ पर स्टोर करके सेव करके रखी है। ध्यान से समझना, सारा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दूसरी फाइल कोई और आपकी है, जैसे मान लिया वर्ड फाइल है जो आपने यहाँ पर स्टोर करके रखी है, या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो आपका यहाँ पर इतनी जगह में स्टोर है। तो ऐसे एक सीक्वेंशियल वे में आप देख रहे हैं एक जैसी फाइल, ये अलग अलग जो कलर आपको दिखाए गए हैं ये एक जैसी फाइल दिखाई गई है। मतलब ये पूरी फाइल आपकी है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाली फाइल यहाँ से यहाँ तक है, और आगे जो डिस्क है हमारी वो ब्लैंक डिस्क है, अभी खाली है। अगर और कोई फाइल यहाँ पर हम लाते हैं तो फिर यहाँ पर वो स्टोर की जाएगी। ओके, तो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, देखिए होता ये है कि जब आप
ये जो फाइल हमारी है, अब हमने इनको डिलीट कर दिया। मान लिया कि जो रेड कलर की फाइल थी या येलो कलर की जो फाइल थी, इस फाइल को हमने डिलीट कर दिया। अब ये फाइल जैसे ही हमने डिलीट कर दी तो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है वैसा ही हार्ड डिस्क हमारी ब्लैंक हो गई है। अब हार्ड डिस्क हमारी ब्लैंक हो गई है। अब अगर हम और कोई फाइल यहाँ पर स्टोर करते हैं तो क्या होता है, वो फाइल जब स्टोर करेंगे और हो सकता है कि वो फाइल जो यहाँ पर स्पेस इसने लिया था, इस स्पेस से वो फाइल बड़ी है, ज़्यादा है, तो कैसे स्टोर होगी, तो वो फाइल हमारी टुकड़ों में बट जाएगी, अलग अलग उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, और इस स्थान में पहले वो फाइल रखी जाएगी, जो शेष बचेगी उसको फिर यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे दूसरी इमेज में आप लोग समझ सकते हैं, देखिए वही फाइल है जो येलो कलर है, तीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीन यहाँ पर पॉइंट अलग अलग देख रहे हैं, तो एक टुकड़ा तो आप यहाँ पर रखा गया उस फाइल का, उसके बाद यहाँ पर उसको जगह मिली तो एक टुकड़ा यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया। मतलब आपकी एक जो फाइल थी, मान लेते हैं आपकी एक पीपीटी की जो फाइल थी वो 4 जगह रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस था वो ब्लैंक पड़ा था। ठीक है, तो जहां पर स्पेस ब्लैंक मिलेगा वहां पर उसको वो रख देगा। ठीक है, और ये ब्लैंक हुआ क्यों, क्योंकि आपने इस फाइल को यहाँ से मूव कर दिया है, रिमूव कर दिया है, इसलिए ये यहाँ पर ब्लैंक स्थान हो गया है। और अब यहाँ पर आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें डेटा नहीं आएगा जब तक ये ब्लैंक भरेगा नहीं, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि ब्लैंक स्थान उतना ही है जितना आपकी फाइल है। अगर उस फाइल से स्थान कम है तो इसका मतलब जितना है उतना उसमें एक टुकड़ा भर देगा, उसके बाद जो शेष बचेगा वो आपका नया जो डिस्क है उसमें लगा देगा, आगे से लगा देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक अलमारी में, एक अलमारी है और एक अलमारी ने आपने क्या किया है, उस अलमारी में आपने कुछ बुक्स रखी हैं। ठीक है, उस अलमारी में कुछ बुक्स रखी हैं आपने, और उस अलमारी से आपने 20 से 3-4 बुक को निकाल लिया। ठीक है, 3-4 बुक आपने निकाल ली, फिर अगली बुक रखोगे तो ऊपर से रखोगे उसके, तो वो जगह जो ब्लैंक हो गई है, अब ये पूरा जो डिस्क हमारा है या फिर जो हमारी अलमारी है वो पूरी खराब हो गई है, क्योंकि कहीं पर जगह है कहीं पर जगह नहीं है, मतलब एक क्रम में नहीं रखी है ना, एक सही क्रम में नहीं रखी है। कहीं से हमने बुक निकाल ली है, फिर ऊपर लगा दी, कहीं लगा दी, ऐसे करके लगा दी। तो अब यहाँ पर इसी को हम बिल्कुल सही करने के लिए हम चाहते हैं कि इसको फिर से सही कर दें, क्रम में कर दें, तो इसीलिए क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हम करते हैं, जिसको डिस्क डिफ्रेगमेंट करना कहते हैं। तो अपने डिस्क को आप डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं, दोबारा से व्यवस्थित कर सकते हैं, और जो आपका डेटा होता है आपके डिस्क में वो दोबारा से एक साथ एक सही क्रम में आ जाता है। ठीक है, याद रखना, एक साथ एक सही क्रम में आ जाता है। जैसे जब आप डिस्क को डिफ्रेगमेंट करेंगे, जैसे मान लिया ये आपकी डिस्क है जिसमें ये डेटा खराब पड़ा है, मतलब खराब क्या बोल सकते हैं कि ये डेटा अलग अलग है। ठीक है, और इससे हमारा जो सिस्टम होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, सिस्टम जल्दी से काम नहीं करेगा। जब भी आप डिस्क ओपन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लिया आपकी पीपीटी फाइल है और जो यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6 स्थानों पर 6 स्थानों पर आपकी पीपीटी फाइल अलग अलग टुकड़ों में बट गई है। और जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपका कंप्यूटर इसमें ढूंढेगा, डिस्क में क्या होगा, वो अलग अलग सी डेटा ढूंढ करके फिर आपको दिखाएगा, तो इसमें बहुत समय लगेगा और इससे आपके डिस्क में भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर ये काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक होता है तो डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या कर देगा, आपकी जो भी डेटा है उसको व्यवस्थित कर देगा। जो येलो वाला डेटा देख रहे हैं इसको एक साथ कर देगा, रेड वाले को एक साथ कर देगा, ब्लू वाले को एक साथ कर देगा, ग्रीन वाले को एक साथ कर देगा। लेकिन जितना भी डेटा हमारा जो इधर उधर बिखरा पड़ा है उस डेटा को फिर से पास पास करके व्यवस्थित कर देगा, इसी को कहते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। और जब ऐसा कर देगा तो हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का नाम देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल डिवाइसेज। माउस एक पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण है। अभी हमने इसके बारे में समझाया कि पेरीफेरल डिवाइसेज क्या होती हैं, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला है माउस, जो कि एक्सटर्नल डिवाइस है, हम बाहर से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो एक प्रकार की क्या है, पेरीफेरल डिवाइस का एग्जाम्पल है। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये मिनी कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। क्या ये सही है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज कार्य नहीं करता है, माइक्रो से मिनी तेज कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है, ना कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और अगर आप देखेंगे साइज के आधार पर जो आपके कंप्यूटर हैं, तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर ही सबसे छोटा कंप्यूटर है जो कि हम सभी इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद कौन सा होता है, मैन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और इसके बाद कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है।
ठीक है। तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे तेज मिनी कंप्यूटर, यानी कि उससे बड़ा आप बोल सकते हैं, साइज में भी बड़ा होता है, मेन फ्रेम उससे बड़ा होता है, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। और ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। वैसे जो कंप्यूटर होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर में ये 4 टाइप हैं, एक माइक्रो कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर है। आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, थ्योरी के क्लास में डिटेल में सारा समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं और क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक है, और क्लास जो भी हुआ करेगी वो 40 से 45 मिनट की होगी। क्लास 40 से 45 मिनट की होगी डेली रेगुलर। ठीक है, और आप सभी को ऐसे ही मेहनत के साथ सारी क्लास करनी है। मेहनत से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम को पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छी ग्रेड में पास करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।